वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका लूसेंट मॉडल। कुछ दिनों से लूसेंट मॉडल हुआ नहीं था तो हम सोचे कि आज यही कर देते हैं, तो शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पे मतलब इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट चेक करके आप लोग को अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। और अगर कुछ नहीं पसंद आए तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि सुधारा कैसे जा सकता है। तो जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, अब 2 लाइन बना लेते हैं और शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे, चूंकि मौर्य जो एम्पायर था उसका बात हो गया, सुंगा डायनेस्टी का बात हो चुका है लूसेंट में। तो अब जो बात होने वाला है वो सातवाहनों के बारे में बात होने वाला है। तो सुनिएगा, मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें, शुरू से समझते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। मौर्य साम्राज्य या मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करें तो मौर्यन एम्पायर जो आपका है वो खत्म जब हुआ तो जहां पे, यानी पाटलिपुत्र अगर आप कहें तो जहां पे मौर्य साम्राज्य था, जिस लोकेशन पे, जिस भूमि पे, जिस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य था, उस क्षेत्र पे शुंग वंश का उदय हुआ। शुंग के बाद कण्व वंश का उदय हुआ। ठीक है, क्षेत्र पे यानी पाटलिपुत्र में या इन सारे जगहों पे जहां पे मौर्य वंश की राजधानी थी, वहीं पर एक सेनापति रहता था पुष्यमित्र शुंग, और वही अंतिम मौर्य रूलर को मार दिया। कौन? तो अंतिम मौर्य रूलर था बृहद्रथ को मार दिया था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग वहां का राजा बन गया मारने के बाद। शुंग में फिर इसके बाद कण्व आए, शुंग के बाद जो आए वो कण्व आए, और कण्व में कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा को कौन मार दिया? तो सातवाहना डायनेस्टी का सिमुक। समझ में आया होगा आपको। तो ये जो शुंग वंश है ये मौर्यों के बाद आया, मौर्यों के क्षेत्रफल पे, मौर्य जहां मौर्यों की राजधानी थी वहां पे, पाटलिपुत्र इन सब साइड पे। उसी तरीके से शुंगों को खत्म करके कण्व आया, पाटलिपुत्र ये सब जगह पे। बट ये शुंग डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी ये दोनों मौर्यों की तरह पावरफुल कभी हुए ही नहीं। मौर्यों के पावर के अगर पैर का धूल भी बराबर ये लोगों के पास पावर नहीं था। जितना मौर्यों के पास पावर था उसके पैर के धूल के बराबर भी शुंग और कण्व डायनेस्टी के लोगों के पास तो पावर था ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? तो हुआ कि भाई भले ही ये लोग मौर्यों की भूमि के सक्सेसर हुए, मतलब मौर्यों की भूमि पे जो आगे चल के कब्जा किया वो ये दोनों लोग हुए, मगर मौर्यों का जो पॉलिटिकल सक्सेसर हुआ, मतलब उतना ज्यादा राजनीतिक वर्चस्व आखिर किसको मिला मौर्यों में, तो हम बात करेंगे मौर्यों के जैसा ही, ना कि मौर्यों के बराबर। मौर्य जितना किसी का भी वर्चस्व नहीं हुआ, राजनीतिक वर्चस्व, बट मौर्यों के जैसा ही जो वर्चस्व हुआ मौर्यों के बाद वो सातवाहनों को देखने को मिला। और सातवाहनों के बाद गुप्त साम्राज्य का देखने को मिला। गुप्त साम्राज्य वाले भी मौर्य जितने पावरफुल हुए, ठीक है, या मौर्यों के जैसे पावरफुल हुए, उतना दूर में इनका साम्राज्य नहीं भी फैला तो भी ये मौर्य जैसे पावरफुल हुए, मौर्य साम्राज्य जैसे। सातवाहन भी मौर्य साम्राज्य जैसे पावरफुल हुए, बहुत ज्यादा, एकदम मौर्य साम्राज्य जितना नहीं, मगर कह सकते हैं कि ये लोग भी पावरफुल थे, है ना। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपसे अगर कोई पूछे कि मौर्यों का ज्योग्राफिकल सक्सेसर, यानी मौर्य जिस क्षेत्र पे राज करते थे उसका अग्रज, उसके आगे कौन आया, यानी ज्योग्राफिकल सक्सेसर ऑफ मौर्य कौन हुआ, माने पाटलिपुत्र पे मौर्यों के बाद कौन आया बताइए। तो आप लोग कहेंगे कि भाई शुंग लोग आए। बट क्या मौर्यों की तरह इनकी राजनीति थी? क्या इतना ज्यादा पकड़ था इनका समाज में? नहीं था। तो मौर्यों का पॉलिटिकल सक्सेसर, मतलब राजनीतिक तौर पर उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो आप कहेंगे कि सातवाहन हुए। मौर्यों का पॉलिटिकल सक्सेसर, मौर्यों के बाद भारत में कोई अगर थोड़ा पावरफुल हुआ मौर्यों की तरह, मौर्य के बराबर नहीं बट मौर्यों की तरह, तो वो सातवाहन हुए। ये लोग भी बहुत ज्यादा वर्चस्व अपना दिखाए। कई सारे इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ पे हुए, बहुत सारा उन लोगों ने काम किया, अलग अलग रिलीजन को बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, सेक्युलरिज्म को भी दिखाया। तो अब शुरू करते हैं इन्हीं सातवाहनों के बारे में। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक आपका लिखा हुआ है, पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ मौर्य।
अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ मौर्य, मतलब जियोग्राफिकल नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये पाटलिपुत्र में नहीं आया, मगर पाटलिपुत्र के मौर्य जितने पावरफुल थे ना, लगभग उतना ही पावर सातवाहनों ने अपने साम्राज्य में बनाया। ठीक है, आगे समझते हैं। तो आखिर जो ये सातवाहन है, आखिर जो आपके ये सातवाहन है बच्चों, एस्पिरेंट्स, आप लोग बताइएगा कि आखिर जो आपके ये सातवाहन है, ये सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया? तो सातवाहन वंश का जो स्थापना हुआ है वो सिमुक के द्वारा हुआ है। सिमुक एक व्यक्ति, नाम है उसका सिमुक, जो कि कण्व डायनेस्टी, कण्व वंश का अंतिम रूलर सुशर्मा को मार दिया और मार करके सातवाहन वंश का स्थापना किया। सातवाहन वंश की स्थापना होते ही सातवाहनों के बारे में जब हम लोग पता करना शुरू किए कि आखिर ये सातवाहनों का जिक्र कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले सातवाहनों का जिक्र जो मिलता है वो आपके ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ मिलता है? सातवाहन राजा का जो सबसे पहले इतिहास हमको पता चलता है कि मार के आ गया, कण्व डायनेस्टी के अंतिम रूलर को मार के आया है, तो वो हमको पता चलता है क्या पे, किस बुक में? ऐतरेय ब्राह्मण में। अब आप लोग सोचेंगे ब्राह्मण तो पंडित होते हैं, नहीं, ये किताब का नाम होता है। ब्राह्मण वो किताब है, ब्राह्मण ऋग्वेद या किसी वेद का एक ऐसा किताब होता है जिसमें वेद को कहानी के तौर पे समझाया जाए। अगर आप लोग को ये बात नहीं समझ में आया है तो वैदिक पीरियड लूसेंट मॉडल वाला आप लोग देखिए, उसमें हम समझाए हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण ऐसे पंडित होता है, बट ब्राह्मण एक किताब का भी नाम है। इस किताब में क्या पढ़ाया जाता है? तो किताब में ये पढ़ाया जाता है, कोई वेद है तो वेद तो संस्कृत में लिखा हुआ है, हार्ड है, कविता के फॉर्म में है ना, हिम्स के फॉर्म में है, तो उस वेद को समझाने के लिए कहानी के फॉर्म में लिख देना, वही किताब ब्राह्मण कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसको लिखा कौन होगा? ऋषि मुनि, ब्राह्मण इत्यादि, तो इसीलिए शायद इसका नाम ब्राह्मण पड़ जाता है। ऐसे किताब जो वेद को कहानी के फॉर्म में उसका ट्रांसलेट करके समझाते हैं, ठीक है, तो वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि भाई ऐतरेय ब्राह्मण कौन से वेद के बारे में बात करता है, किस वेद को समझाता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है, यानी ऋग्वेद की लिखी गई बातों को सीधे शब्दों में, आसान भाषा में कोई लिखा है एक बुक में, और वही बुक का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। इसके अलावा ऋग्वेद का एक और ब्राह्मण है जिसका नाम है कौशितकी ब्राह्मण, बट उसको हम लोग, वो अलग बात है। ऐतरेय ब्राह्मण आप लोगों को समझ में आ गया? तो इसमें सातवाहनों की चर्चा हुई है, ऐतरेय ब्राह्मण में सातवाहनों की चर्चा हुई है, बट इन्हें कहा गया है आंध्र सातवाहन। क्या कहा गया है? आंध्र सातवाहन। क्यों? आखिर ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आंध्र प्रदेश के थे ये लोग, ठीक है, आंध्र प्रदेश के सातवाहन थे। वैसे तो ये आंध्र प्रदेश के नहीं थे, इनका जो राज्य था वो महाराष्ट्र में था, इनका जो राजधानी इनकी जो थी वो महाराष्ट्र में थी, बट इन्हें आंध्र सातवाहन कहा गया है। तो इसका मतलब है कि इनका बिलोंगिंग जो होगा वो आंध्र प्रदेश से होगा, तभी तो आंध्र सातवाहन कहा गया है। समझ में आ रहा होगा आपको? अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण आंध्र सातवाहन वंश के नाम से ऐतरेय ब्राह्मण ऑफ ऋग्वेद में इनका नाम आया है। तो वहां से हम लोग जाने कि भाई ये सातवाहना कुछ थे, कोई राजा वाजा है जो सातवाहन वंश का है, ऐसा कुछ, आंध्र सातवाहन उसी को कहते हैं। इसके अलावा पुराणों में भी इन आंध्र का चर्चा किया गया है। तो आपको ओरिजिन पता चल गया कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो पुराण पढ़ लीजिए, ऐतरेय ब्राह्मण पढ़ लीजिए। इसके अलावा सातवाहनों के बारे में हम और कहाँ से जान सकते हैं? तो सिक्कों से पता चलता है। ये लोग जो सिक्का बनवाया तो सिक्का पे भी कुछ कुछ गदवा देता था, कुछ कुछ लिखवा देता था, इंस्क्राइब करवा देता था, तो उससे भी पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा अभिलेखों से पता चलता है, जैसे नाना घाट इंस्क्रिप्शन सुने होंगे आप लोगों में से कई लोग सुने होंगे, नाना घाट अभिलेख, उसमें बताया जाता है कि सातवाहन राजा ऐसे राजा हुए जो लोग ब्राह्मणों को दान देते हैं, और पहले राजा हुए ऐसे राजा हुए जो ब्राह्मण को दान देते हैं, और जो वो पहले राजा हैं जो ब्राह्मण को या बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देते हैं, ठीक है। उससे पहले कोई भूमि दान में नहीं देता था ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नाना घाट इंस्क्रिप्शन कौन से अभिलेख में लिखा गया है कि सातवाहन राजा पहले ऐसे राजा हैं जो कि भूमि दान में देते हैं। किसको भाई? आखिर किसको भूमि दान में दे रहे हैं? तो ब्राह्मणों को भूमि दान में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका नाना घाट इंस्क्रिप्शन ऑफ सातवाहन।
क्या ये क्लियर है? तो इंस्क्रिप्शन से भी हम लोग सातवाहनों के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, सिक्कों से भी हम लोग सातवाहनों के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेखों से, जो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है कुछ, तो उसको अभिलेख कहते हैं। नाना घाट इंस्क्रिप्शन एक सातवाहनों को ही डेडिकेटेड है ना। और नासिक केव इंस्क्रिप्शन किसका है? नासिक केव इंस्क्रिप्शन एक महान सातवाहन राजा जिसका नाम था गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। गौतमी बालाश्री का वो लड़का था, महान सातवाहन राजा थे वे। वो जो राजा थे वो महान सातवाहन राजा थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो गौतमी का बेटा था सतकर्णी एक था, और वो किसके नाम पे पड़ा? उनकी मम्मी का नाम क्या था भाई? तो गौतमी बालाश्री। ठीक है, गौतमी बालाश्री कहिए, कुछ लोग गौतमी बलश्री कहते हैं। ठीक है, तो वो लिखवाई थी नासिक केव इंस्क्रिप्शन। और उस नासिक केव या नासिक गुहा अभिलेख में वो बताई थी कि मेरा बेटा एक ब्राह्मण है। मेरा बेटा यानी गौतमी बालाश्री का बेटा गौतमी पुत्र सतकर्णी क्या है? एक ब्राह्मण है, जो कि क्या है? तो बहुत ही बहादुर है और जो ब्राह्मणों को दान देता है ना। तो ये सब बातें हैं। तो नासिक केव इंस्क्रिप्शन से, नाना घाट इंस्क्रिप्शन से सातवाहनों के बारे में या सातवाहनों के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो आप लोग बता सकते हैं अब कि कौन कौन सी चीजों से हम लोग सातवाहनों के इतिहास को पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़े क्या आप लोग को ये समझ में आ गया है? बताइए, तो आगे बढ़ा जाए क्या? चलिए, तो इसको रब कर देते हैं। अब बताइए जरा कि क्या वीडियो मतलब चैनल सब्सक्राइब करने लायक है क्या? नीचे कमेंट में बताइए, क्या चैनल सब्सक्राइब करने लायक है? अगर है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नहीं है तो कैसे हम चैनल को सब्सक्राइब करने लायक बनाएं? आप लोग वो नीचे कमेंट में बताइए। चले आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि सातवाहनों के इतिहास के बारे में तो हम जान लिए। सातवाहनों के इतिहास के बारे में हम जान लिए। सातवाहन को जो सातवाहन वंश की जिसने स्थापना करा, मतलब सातवाहन वंश को जो बनाया है ना, तो उस इंसान के बारे में भी हम जान लिए कि सिमुक नाम का एक इंसान था जो कि कण्वा डायनेस्टी के अंतिम रूलर सुशर्मा को मार दिया। कैपिटल कहाँ है उस पे बात करते हैं। तो इनका जो सातवाहनों का जो कैपिटल है, अगर हम उस पे बात करें तो कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ देखते हैं राजधानी जो इन लोगों का हुआ, दो राजधानी था। सातवाहनों की राजधानी कितनी थी? दो थी। एक राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठान। प्रतिष्ठान या पैठान, जो कि कहाँ है? तो गोदावरी नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में है। और एक राजधानी थी आपकी धन्यकटक। तो ये पश्चिमी राजधानी थी। पश्चिमी राजधानी थी प से पश्चिमी, प से प्रतिष्ठान या पैठान ऑफ महाराष्ट्र, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। और पूर्वी राजधानी जो थी वो थी धन्यकटक। कौन सी राजधानी थी बाबू? धन्यकटक। और ये धन्यकटक कहाँ थी, मतलब कहाँ है ये धन्यकटक? तो कृष्णा नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, तो आप लोग पता करके नीचे कमेंट में बताइए कि कृष्णा नदी के किनारे धन्यकटक आंध्र प्रदेश में है या फिर तमिलनाडु में। पता कीजिए, कमेंट में बताइए। चले आगे, इसीलिए तो आंध्र सातवाहन नाम पड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा ना। तो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है इसको समझते हैं, रिलीजन को देखते हैं। अब रिलीजन से पहले हम थोड़ा और बात करेंगे। यहाँ पे हम सारा टॉपिक लिख लिए हैं, एक एक करके समझते चलेंगे। तो रिलीजन से पहले हम जानना चाहेंगे कि सातवाहनों की जो मोनार्की थी, जो राजा का जो सिस्टम था, राजत्व का जो सिद्धांत था, आखिर वो कैसा था, कैसे राजा होते थे सातवाहनों में। तो देखिएगा, सातवाहनों का जो समाज था, कहने को तो वो मातृसत्तात्मक था, मतलब मैट्रियार्कल सोसाइटी था। सातवाहनों का समाज कहने को तो मैट्रियार्कल सोसाइटी था। क्यों, कैसे कह सकते हैं कि ये मैट्रियार्कल था? जो सातवाहना किंगडम था ये मैट्रियार्कल था, यानी मातृसत्तात्मक था। हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि पिता के नाम के अनुसार नाम नहीं रखा जाता था, बल्कि माँ के नाम के आधार पर बच्चे का नाम रखा जाता था। जैसे वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो गौतमी कौन थी? गौतम पुत्र नहीं, गौतमी पुत्र, यानी कोई लड़की है, उसका बेटा है सतकर्णी। तो मातृसत्तात्मक कुल था ये। सातवाहन कुल जो था, सातवाहन वंश, ये मातृसत्तात्मक था। किस चीज के लिए? नाम के लिए, केवल नाम के लिए। मगर
एक भी राजा लड़की नहीं बनी है, कोई रानी नहीं बनी है इस वंश में। जितने भी लोग हुए वो कौन थे? लोग कौन थे? राजा कौन थे? पुरुष थे। यानी जो राजगद्दी था वो कैसा था? तो एस्पिरेंट्स, राजगद्दी पितृसत्तात्मक था। राजा हर बार कौन बनता था? तो कोई ना कोई लड़का ही बनता था, ना कि कोई बेटी बनती थी। बेटा बनता था, भले बेटा का नाम गौतमी पुत्र लगा दिए, वशिष्ठी पुत्र लगवा दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट राजगद्दी जो थी वो पितृसत्तात्मक थी, पुरुष प्रधान राजगद्दी थी। पुरुष प्रधान राजगद्दी थी आपकी, ठीक है। जो थ्रोन था वो कैसा था? राजगद्दी पुरुष प्रधान था, पैट्रियार्कल था। चले आगे, अगला समझते हैं मोनार्की में और क्या था? क्या डिवाइन राइट था? क्या मतलब क्या राजा अपने आप को देवता तुल्य समझता था? क्या सातवाहन राजा क्या अपने आप को देवता तुल्य मानते थे? डिवाइन राइट मतलब होता है, डिवाइन मतलब होता है देव, दैवीय, ठीक है। तो डिवाइन किंगशिप दिखाते थे क्या? डिवाइन किंगशिप मतलब राजा का दैवीय सिद्धांत या राजत्व का दैवीय सिद्धांत। ये कैसे पता चलता है? जब हम टाइटल में देवनम पिए, है ना, देवाधिदेव, इस तरीके का टाइटल लंबा लंबा बड़ा बड़ा, है ना, ऐसा ऐसा टाइटल लगाने लगते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि मतलब कि राजा जो है वो खुद को कंपेयर कर रहा है देवता से। मगर सातवाहन राजा डिवाइन किंगशिप में भरोसा तो नहीं करते थे, क्योंकि वो इस तरीके का भारी भरकम टाइटल यूज नहीं करते थे, बल्कि वो टाइटल बस एक लगाते थे, राजन। क्या लगाते थे? राजन। राजन मतलब जो जन का राजा हो वो राजन कहलाता है, ठीक है। अब जन क्या होता है और जनपद क्या होता है, इसके लिए आप लोग मेरा जन और जनपद वाला वीडियो तो देखिए, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। महाजनपद, जनपद, पूरा सीरीज आप लोग कंप्लीट करते जाइएगा ना तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलिए, तो राजन कहते थे बस, ना कि देवाधिदेव श्री सतकर्णी या देवनम पिय श्री सतकर्णी, ऐसा नहीं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं, देवनम पियदस्सी, कुछ नहीं इस तरीके का टाइटल। इस तरीके के टाइटल से हम दिखाते हैं कि हम भगवान के भेजे हुए दूत हैं, जबकि ऐसा कुछ ये लोग नहीं बोलते थे। तो इसका मतलब है ये लोग दैवीय सिद्धांत, राजत्व का या मोनार्की का दैवीय सिद्धांत पे भरोसा तो नहीं करते थे। क्या आप लोगों का ये क्लियर है? क्या मोनार्की ऑफ सातवाहन आप लोगों का क्लियर है कि राजतंत्र कैसा था सातवाहनों में? राजतंत्र यानी मोनार्की कैसा था सातवाहनों का? क्या आपका ये क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है अगला टॉपिक है आपका, वो है सातवाहनों के बारे में। जो अगला टॉपिक है आपका वो क्या है, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम आपसे बात करें, एक एक करके आप समझते चलते हैं, ठीक है। रिलीजन की बात करते हैं, तो अगर हम रिलीजन की बात करें, सातवाहनों के धर्म की बात करें, तो सुनिएगा, इसी से आप समझ जाएंगे। पहला बात, गौतमी पुत्र कहती हैं, सॉरी गौतमी बलश्री जो कि एक माँ है, अपने बेटे गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए नासिक गुहा अभिलेख यानी नासिक केव इंस्क्रिप्शन, नासिक महाराष्ट्र में है, उसमें लिखवाती हैं कि मेरा बेटा एक ब्राह्मण है। तो इसका मतलब क्या है? बेटा ब्राह्मण है, इसका मतलब है बेटा हिंदू है, ठीक है। क्या समझ में आया? क्या ये एक बात हुआ। उसके अलावा गौतमी पुत्र सतकर्णी एक रूलर है, उसके पहले एक राजा हुआ करते थे सातवाहनों में, उनका नाम था श्री सतकर्णी, ठीक है। क्या नाम था? श्री सतकर्णी। और ये भी बड़े महान रूलर थे। जब ये गद्दी पाए थे, जब इनको गद्दी मिला था, तो ये राजसूय यज्ञ करवाए थे, और जब ये गद्दी पाने के बाद अपना एम्पायर को, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, तब ये दो बार, कितनी बार गद्दी? एक बार मिला तो एक बार राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ मतलब होता है कोरोनेशन सेरेमनी, आज के डेट में अगर समझिए तो, है ना। राजगद्दी मिला तो उसके लिए जस्ट पूजा पाठ वो, और उसके बाद जब गद्दी मिल गया तो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए श्री सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी नहीं, श्री सतकर्णी जो दूसरे राजा थे, पहले थे गौतमी पुत्र सतकर्णी से पहले के राजा थे ये, वो दो बार क्या करवाए थे? गद्दी, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, गद्दी को पा लिए, उसके बाद साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दो बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और
तो अब अश्वमेध यज्ञ क्या है, राजस्व यज्ञ क्या है, अच्छे से हम डीप में समझाएं। वैसे राजस्व यज्ञ यही होता है कि जब आपको गद्दी मिला तो गद्दी मिलते ही आप पूजा पाठ करवाएंगे ना, पोपो पोपो बजवाएंगे, है ना, बाहुबली ऐसे ऐसे करके, तो वही राजस्व यज्ञ होता है। क्या आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ गया है? और क्या आपको अश्वमेध यज्ञ समझ में आया है? तो 2 बार हुआ। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ कैसे होता था, तो ये हम पुष्यमित्र शुंग वाले में अच्छे से बताए हैं, और भी कई बार बताए हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। पीछे का वीडियो देखिए, सीरीज कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ 2 बार किया गया। तो देखिए ये सब जो यज्ञ वज्ञ है, इससे भी क्या पता चलता है कि रूलर जो होगा वो कौन होगा, ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण नहीं कह सकते, हिंदू होगा, ये कह सकते हैं। यानी रूलर का रिलीजन क्या था, हिंदुइज्म था, हिंदू धर्म था। इसके अलावा सातवाहनों ने बौद्ध भिक्षुओं को भी दान दिया। कहाँ लिखा है ऐसा? नानाघाट अभिलेख में। कई बार हम बता चुके हैं कि सातवाहनों के इतिहास के बारे में हम अभिलेखों से ही तो पता करते हैं, सिक्कों से ही तो पता करते हैं, किताबों से ही तो पता करते हैं। तो वही चीज, तो नानाघाट अभिलेख कहता है कि सातवाहन राजा पहले ऐसे राजा हुए जो बौद्ध भिक्षुओं को भी दान देते थे, और मतलब ज्ञानी को, बौद्ध भिक्षु को, पंडित को, ये लोग को दान देते थे, ब्राह्मण को भूमि दान देते थे, ठीक है। दान नॉर्मल नहीं, भूमि का दान देते थे। इससे सातवाहनों का जो साम्राज्य था वो वीक भी पड़ गया बाद में, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं कि हिंदुइज्म में तो था ही, उसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं को भी ये दान देते थे। यानी सातवाहन राजा बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करते थे, बुद्धिज्म को मानते नहीं थे, बुद्धिज्म को पैट्रनाइज करते थे। पैट्रनाइज करना माने संरक्षण देना, संरक्षण प्रदान करना। हालांकि थे क्या, हिंदू थे, हिंदुइज्म को भी मानते थे बट बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करते थे, संरक्षण देते थे। तो इन 2 बातों से आपको पता चलता है कि सातवाहन राजा सेक्युलर थे, क्या नहीं थे, क्या पंथ निरपेक्ष हुए, तभी तो बुद्धिज्म पे भी ध्यान दिए, है ना। और उसके अलावा कौन कौन सा रिलीजन यहाँ फेमस चल रहा था, तो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कार्ले का चैत्य बना। चैत्य किसका, चैत्य में क्या होता है, जहाँ पे बुद्ध की पूजा की जाती है उसी को तो चैत्य कहते हैं। जहाँ पे बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, उसी को चैत्य कहते हैं। तो कार्ले का चैत्य बनाया गया महाराष्ट्र में सातवाहनों के द्वारा। अजंता एलोरा केव बनवाया गया। देखिए अजंता एलोरा केव कोई एक इंसान नहीं बनवाया है, कई सारे लोग बनवाए हैं, मतलब एक कोई रूलर नहीं। गुप्ता डायनेस्टी भी थोड़ा सा बनवा दिया, थोड़ा ये लोग भी बनवाए, तो उसी तरीके से कई लोग बनवाए हैं। तो अजंता केव बनवाया गया, एलोरा केव बनवाया गया। तो ये सब भी, इसमें भी बुद्धिज्म, ये सब का जैनिज्म, ये सब का बात है इन केव्स में भी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाई सबको सपोर्ट किया जा रहा है ना, सबका साथ सबका विकास, यानी पंथ निरपेक्ष था धर्म यहाँ का। तो यहाँ तक का क्लियर है क्या, रिलीजन क्लियर है। क्वाइन के बारे में बात करते हैं, सिक्कों के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा जो सिक्का सातवाहनों ने बनाया वो शीशे का सिक्का बनाया। काफी अजीब था ये, बट यही सही है। सातवाहनों ने सबसे ज्यादा सिक्का शीशे का बनवाया। और ये जो शीशा होता था ये रोम से मंगवाता था, रोम मतलब इटली से, इटली से मंगवाया जाता था वो शीशा, और उसको मिंट किया जाता था, उसका मुद्रांकन किया जाता था, और उससे क्वाइन बनाया जाता था, यानी मुद्रा बनाया जाता था। तो सबसे ज्यादा शीशा, सबसे ज्यादा सिक्का क्वाइन सातवाहनों ने किसका बनाया, तो शीशे का बनाया। इसके अलावा और क्या क्या बनाया भाई, तो चांदी का सिक्का बनवाया, सिल्वर क्वाइन, कॉपर क्वाइन, ठीक है। तो सिल्वर क्वाइन और कॉपर क्वाइन को कलेक्टिवली सातवाहन क्या कहते थे, कर्षपना, ठीक है, कर्षपना, दोनों को कलेक्टिवली एक साथ कह देते थे। इसके अलावा प्रोटीन एक धातु होता है, मतलब मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है, उसका बनवाया सिक्का। इसके अलावा ब्रॉन्ज का बनवाया, जो कि तांबा और टीना से मिलकर बनता है। इसके अलावा कर्षपना, कर्षपना कुछ और नहीं है, चांदी और तांबा को, अगर सिल्वर क्वाइन और कॉपर क्वाइन दोनों को साथ में मिला के कर्षपना कहा जाता था। किस समय में, सातवाहनों के समय में। क्लियर है आपका। चलिए आगे समझते हैं सातवाहनों के प्रशासन के बारे में। जैसे ही हम लोग सातवाहनों का प्रशासन खत्म करेंगे आपका और आगे क्लियर होता चला जाएगा। रिलीजन ये सब क्लियर है, क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा फास्ट लग रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसा मेरा स्टूडेंट बैठा नहीं है हम जिससे पूछेंगे कि फास्ट स्लो हो रहा है। तो आप लोग खुद ही से वहां से सेटिंग से स्लो फास्ट जो करना है करते रहिएगा। तो चलिए क्या आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एक सेकंड लॉक कर लेते हैं पहले। तो आगे समझे, देखिए
अब अगर हम आपसे बात करते हैं प्रशासन के बारे में, प्रशासन मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कोई गांव है, कोई घर है, गांव छोड़िए, घर को समझिए। घर का एडमिनिस्ट्रेशन है तो पापा के हाथ में रहता है। घर का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में रहता है? मुखिया के हाथ में। सारा सामान, सारा देख रेख उसी को करना है। तो प्रशासन यही है, देख रेख करना, ठीक है, वही प्रशासन होता है। तो भाई किसका किसका देख रेख करना है? तो सबसे छोटा जो इकाई है जिसका देख रेख करना है वो है गांव। सबसे जो छोटा इकाई है जिसका देख रेख करना है वो क्या है? विलेज है। और गांव का जो अधिकारी होगा या गांव का जो हेड होगा, किस समय में? सातवाहनों के समय में, उसको क्या कहते थे? गौलमिक। क्या कहते थे सातवाहनों के समय में बाबू? एस्पिरेंट्स, गौलमिक, ठीक है, गौलमिक कहते थे गांव के हेड को, गौलमिक। गांव से बड़ा क्या होता था? तो गांव से बड़ा होता था आहार। इसको इंग्लिश में आहाराज बोलते हैं, हिंदी में आहार बोलिए या अहर बोलिए। ये एक क्या था? तो समझ लीजिए गांव से थोड़ा बड़ा, गांव से थोड़ा बड़ा इकाई, ठीक है, यूनिट ऑफ प्रोविंस। तो यूनिट था ये, गांव से बड़ा यूनिट था। अहर या आहार इसको बोलते थे। इसका जो अधिकारी होता था, जो हेड होता था, वो कहलाता था अमाचा। क्या कहलाता था? अमाचा। गांव से बड़ा क्या होगा? जिला हो सकता है। तो आप कहेंगे सिटी कहाँ गया? तो पहले के जमाने में तो एक बड़ा गांव होता था, एक छोटा गांव होता था। सिटी होता कहाँ था? बस एक सिटी हो गया, कैपिटल सिटी, यही होता था ना। कोई समृद्ध गांव, कोई गरीब गांव, बट गांव ही होता था। और गांव, बहुत सारे गांव को मिला करके आप जिला बना दीजिए, तो जिला को ही ये लोग अहर कहते होंगे। और अहर का अधिकारी अमाचा होता था। क्या ये क्लियर है? क्या ये भी क्लियर है? क्या अब बात करते हैं जनपद। इस अहर के बाद पूरा जिला वाला मिला दिए, उसके बाद क्या कर दिए? पूरा देश जैसा ही जनपद, ठीक है। जनपद, जनपद एक तरीके से समझिए कि राजा का जो पूरा टेरिटरी है, जो पूरा क्षेत्र है, उसी को ना जनपद कहते हैं। तो जनपद का हेड कौन होगा? राजन, जो कि सातवाहन रूलर था। जनपद का हेड कौन होगा? राजन। तो क्लियर है आपका? गांव का हेड गौलमिक, आहार का हेड अमाचा, जनपद का हेड राजन। क्लियर है? चले आगे। बहुत सारा गांव मिला दिए, आहार बन गया। बहुत सारा आहार मिला दिए, जनपद बन गया। क्लियर है? प्रशासन ये सब अधिकारी है। राजन, किंग भी क्या है? एक तरीके से ऑफिसर नहीं कहिए इसको, प्रशासनिक सेवा जो दे रहा है वो है। और ये गांव, आहार, जनपद, ये सब क्या? इकाई, प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जहां पे राज करना है, जहां का संचालन करना है। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। स्कल्पचर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, एक एक करके बात करते ही चलेंगे, ठीक है। चलिए समझते चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वाइन तो आपका क्लियर हो गया, प्रशासन ये वाला जो टॉपिक था ये भी क्लियर हो गया। अब अगला बात आता है स्कल्पचर, मतलब वास्तुकला कह लीजिए, मूर्तिकला कह लीजिए, बेसिकली वास्तुकला वही जो भी, ठीक है। आर्किटेक्चर कहना इसको ज्यादा सही रहेगा स्कल्पचर के जगह। स्कल्पचर मतलब होता है मूर्तिकला, आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला। कितना सारा बिल्डिंग हम बना दिए, है ना। देखिए पेन यहाँ पे पानी की वजह से ना पेन चलना ही बंद हो जाता है, मार्कर आपका। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, यानी वास्तुकला की बात अगर हम करें, तो एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा पोंछ लेते हैं पानी को। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें आपसे, आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें मतलब स्थापत्य कला की अगर हम बात करें, तो क्या क्या बनाए सातवाहन लोग? तो बताए आपसे हम, कार्ले का चैत्य। कहाँ का चैत्य? कार्ले एक जगह है महाराष्ट्र में, तो वहां का चैत्य। इसके अलावा अजंता केव, एलोरा केव, अमरावती एक आर्ट है, ठीक है, मतलब बिल्डिंग बनाने का एक शैली है, जैसे नगारा शैली, जैसे द्रविड़ शैली, वैसे ही अमरावती शैली, तो अमरावती आर्ट। इसके अलावा नागार्जुन कोंडा एक स्तूप है, नागार्जुन कोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। ये एक स्तूप है। स्तूप क्या होता है? तो कोई बौद्ध भिक्षु है, उनका सामान रख दिए, या उनका एक हड्डी रख दिए, या उनका कुछ यूज करते थे, वो मर गए तो वो जो यूज करते थे वो नीचे रख दिए, उसको फिर घेर दिए और टीला जैसा बना दिए, वही स्तूप कहलाता है। तो नागार्जुन कोंडा स्तूप जो कि बुद्धिज्म का है, ये कौन बनवाया? सातवाहनों ने बनवाया। तो क्लियर है आपका कि आर्किटेक्चर क्या क्या था? स्कल्पचर मूर्ति को कहते हैं, आर्किटेक्चर बिल्डिंग को। वहां गलती से लिखा गया है। चलिए आगे समझते हैं। लिटरेचर की अगर हम बात करें कि आखिर साहित्य में क्या क्या चल रहा था भाई, तो साहित्य को जानने से पहले आप जानिए सातवाहन भाषा कौन सा बोलते थे। तो प्राकृत भाषा बोलते थे, ठीक है। इसको पैसाची प्राकृत भी कहते हैं,
पैशाची प्राकृत मतलब पिशाच वैसा होता है ना, वैसा तो पैशाची प्राकृत भी कहते हैं, बट बेसिकली प्राकृत भाषा बोलते थे सातवाहन। अच्छा, तो प्राकृत भाषा बोलते थे और लिखते किस भाषा में, मतलब स्क्रिप्ट क्या था, लिपि कौन सी थी। जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी, लिखते हैं जिस मैंने लिपि में उसको देवनागरी कहते हैं ना, उसी तरीके से सातवाहन जो भाषा बोलते थे उसको प्राकृत कहते थे, बट जो लिखावट होता था प्राकृत का उसको ब्राह्मी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्राकृत भाषा था सातवाहनों की, भाषा कौन थी सातवाहनों की, प्राकृत, और लिपि कौन सी थी सातवाहनों की बाबू, तो ब्राह्मी। क्या ये क्लियर है क्या। अब इसके बाद अगर हम आपसे बात कर लें कि लिटरेचर, अब बात करेंगे कि भाई लिखा किसमें, ये सब तो ठीक है, भाषा ये था, लिपि ये था, बुक लिखा क्या, तो हाँ लिखे। एक तो सातवाहन राजा थे जो बहुत ज्यादा लिखते थे, लेखक थे, उनका नाम था हल या हला। उन्होंने लिखा गाथा सप्तशती। क्या लिखा, गाथा सप्तशती, जिसको हम लोग गाथा सप्तशी भी कहते हैं। क्लियर है, गाथा सप्तशती, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हल, जिसको हम लोग गाथा सप्तशी भी कहते हैं। एक बड़े महान कवि हुए इसी समय में, सातवाहनों के ही समय में, प्राकृत के बहुत विद्वान, बड़े महान, बड़े फेमस कवि हुए। नाम था उनका गुणाढ्य। क्या नाम था, गुणाढ्य। और उन्होंने क्या लिखा, बृहत कथा लिखा, बृहत कथा। ये बृहत कथा बुक भी किस में है, कौन से भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। ठीक है, लिपि कौन सी होगी, ब्राह्मी लिपि होगी, यहाँ पे सामने लिखा भी हुआ है। अब मोनार्की भी हम आपको समझा चुके हैं कि भाई मोनार्की क्या क्या है ना, मोनार्की क्या क्या है ये तो हम आपको बता ही दिए हैं। पैट्रियार्कल था, वैसे तो नाम मम्मी का लगाता था, बट गद्दी पे कभी किसी लड़की को बैठने नहीं देता था, तो राजगद्दी पैट्रियार्कल था, सोसाइटी जो था मैट्रियार्कल था, लोग नाम अपने मम्मी का लगाते थे। ऑफिसर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत ये खत्म तो क्या ही होगा, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इंपॉर्टेंट सातवाहन रूलर्स, फिर सक्सेसर कौन कौन हुए सातवाहन के, है ना, ये सब तो है। मगर हाँ, थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, ऑफिसर्स को देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स यानी कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्ष लोग हुए, कुछ ऑफिसर आप लोग समझते होंगे उसको हिंदी में, ऑफिसर ही सिविल सर्विस, सेवक कह लीजिए एक तरीके से, है ना, तो सेवक जो जनता के लिए काम करे, वो ऑफिसर्स कई सारे हुए। जैसे महातारक, महातारक क्या होता था, तो एक तरीके से समझ लीजिए ग्रेट चैम्बरलिन होता था यह, मतलब तो एक तरीके से कोई बहुत बड़ा मंत्री कह लीजिए, महातारक। हिरानिका क्या करता था, तो ये कोष को संभालता था। देखिए हिरण्य सोना को कहते हैं, हिरण्य किसको कहते हैं, सोना को कहते हैं, तो उससे रिलेटेड इसका पोस्ट था, जैसे पैसा वैसा ये सब संभालने वाला। ठीक है, भंडागारिक जो होता था, ये भंडागारिक क्या करता था, तो ये शॉपकीपर, एक तरीके से जो शॉप होता था ना, शॉपकीपर्स जो होते थे दुकानदार, तो उन सारे दुकानदारों के दुकान का लेखा जोखा ये रखता था भंडागारिक, एक तरीके से पूरे सातवाहन साम्राज्य का आप कह सकते हैं इसको। निबंधकार कौन होता है, तो निबंधकार जो होता है वो भी क्या क्या कुछ चीजों का ही लेखा जोखा, जैसे कोई सर्वे हुआ ना, सर्वे किस चीज का भाई, तो निबंधकार जैसे कि हम आपको बता दें, ये एक तरीके से मेरे ध्यान से थोड़ा सा हट रहा है, हम लोग इसको बाद में देख लेंगे। निबंधकार किस चीज का सर्वे होता था, उसका लेखा जोखा किया जाता था, तो उसी को निबंधकार कहते थे। तो किस चीज का वो हम लोग देख लेंगे कल, अगले वीडियो में हम बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है। अब पोर्ट्स की बात करते हैं, पोर्ट्स की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे पोर्ट्स को पढ़ने के बाद। तो पोर्ट्स जो थे, पोर्ट्स माने बंदरगाह, कहाँ कहाँ से व्यापार होता था सातवाहनों का, तो आप तो देखें कि सिक्का के लिए तो सीसा मंगवाता था, सिक्का बनाने के लिए सीसा मंगवाता था रोम से, इसका मतलब है विदेशों से व्यापार तो होता होगा। तो समझ लेते हैं, तो ये हुआ आपका कौन सा छोर, पश्चिमी छोर, वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न साइड, और ये हुआ ईस्टर्न साइड यानी पूर्वी छोर। दोनों ही साइड में सातवाहनों के कुछ प्रमुख बंदरगाह हुए, या सातवाहन काल में कुछ प्रमुख बंदरगाह हुए। कौन कौन से थे वो, तो पहला बंदरगाह इस साइड जो हुआ वो हुआ बैरीगाजा। अब ये बैरीगाजा क्या है, एनसीईआरटी का कल का जो वीडियो है उसमें हम यही बात बताए हैं। बैरीगाजा सूरत के पास जो आपका गुजरात में भरोच नाम का एक जगह है ना, उसी को बैरीगाजा कहते हैं। बड़ा ही संकीर्ण रास्ता था इस बंदरगाह का, तो बैरीगाजा बंदरगाह सातवाहनों के समय काम कर रहा था, चलता था। इसके अलावा कल्याण, कल्याण कहाँ है सभी जानते हैं, मुंबई में है, ये मुंबई के पास पड़ेगा कल्याण बंदरगाह। इसके अलावा सोपारा, सोपारा भी महाराष्ट्र में है। ये कैसे कोई जानेगा भाई, तो मौर्यन साम्राज्य में सोपारा में क्या था बताइए, मौर्य साम्राज्य में सोपारा इंस्क्रिप्शन है ना, सोपारा अभिलेख, तो वो महाराष्ट्र में ही है। तो इस साइड 3 हो गए, बैरीगाजा माने गुजरात का भरोच, और 2 ठो महाराष्ट्र में।
सोपारा और कल्याण। अब इस साइड जो 3 है उसको समझ लेते हैं। तो इस साइड जो 3 है उनका नाम है कंटक कोशिला। कंटकोशिला क्या एक बंदरगाह का नाम था, किस साइड, ईस्टर्न साइड में, मतलब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सबके साइड में। एक का नाम था कंटक कोशिला, एक का नाम था कोदुरा जिसको अभी बुदूर के नाम से जानते हैं, और एक का नाम था अलोसिनेज। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों का जो कोट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो एक कंफ्यूजन है निबंधकार में, हम उसको कल क्लियर कर देंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सातवाहन और रूलर्स के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जो लोग इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में। इसके अलावा सक्सेसर्स ऑफ सातवाहन कौन हुए वो पढ़ के सातवाहना डायनेस्टी आपका वनडे एग्जाम के लिए खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।